नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम ख्याल रखते हैं आपके आर्थिक सपने का, आपके हर आर्थिक सपने का। आपको बताते हैं कैसे बिना टेंशन लिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, जिसके जरिए पूरे होंगे आपके सभी सपने। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। मार्केट नई ऊंचाई पर, नए साल में किस सेक्टर और थीम में निवेश करना रहेगा फायदेमंद, जानेंगे कोटक एएमसी के नीलेश शाह से। मौजूदा बाजार की स्थिति में विदेश में कितना सही रहेगा निवेश करना, जानेंगे आज। पाँच साल या उससे ज्यादा के लिए आर्थिक लक्ष्यों की प्लानिंग कैसे करें, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आपने भी हमसे कोई सवाल पूछना है तो आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करने हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। इस नंबर पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। चलिए, तो साल 2022 ख़त्म हो चुका है, 2023 का आगाज़ बस अब होने ही वाला है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बाजार नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच भी गया है। लेकिन 2023 जो साल है वो किस तरह की आहट के साथ आया है, जो 2022 में जिन ट्रिगर्स और फैक्टर्स के साथ हमने साल की शुरुआत की थी, क्या 2023 में भी उन ट्रिगर्स को, फैक्टर्स को हम लेके जा रहे हैं, किस तरह का आउटलुक दिखाई दे रहा है 2023 का, इस पर बात करते हैं। नीलेश शाह, एमडी सीईओ कोटक महिंद्रा एएमसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पहला सवाल, जैसा कि मैं बोल ही रही थी कि मार्केट साफ तौर से नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से आप क्या कहेंगे, कितना सही स्तर है? वैल्यूएशंस अपने हिस्टोरिकल एवरेज से मार्जिनल प्रीमियम पे है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं तो वैल्यूएशन जरा भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो यस, ये वैल्यूएशन के ऊपर भी आप निवेश कर सकते हैं। लमसम निवेश की जगह पे एसटीपी के जरिए निवेश करिए ताकि आपकी एवरेजिंग हो जाए। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बाई ऑन डिप्स, गिरती हुई मार्केट में खरीदारी अच्छा रिटर्न दे पाएगी। चलिए, तो एक मुश्त नहीं लेकिन एसआईपी के जरिए आप रास्ता अपना सकते हैं, अपने निवेश की गाड़ी को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन चलिए सेक्टर्स और थीम्स की बात करते हैं जिसको लेकर आप बुलिश हैं, जिन पर आप विश्वास दिखा रही हैं। 2023 में से कौन कौन से रॉक स्टार सेक्टर्स होंगे या थीम्स होंगी जो मुनाफे की झड़ी लगा सकती है? हर सेक्टर में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे मैनेजर के साथ निवेश करें। भारत एक राइजिंग टाइड है, सारी बोटों को ऊपर कर देगा, लेकिन जिस नाव में छेद है वो कुछ समय के लिए ऊपर आएगी, बाद में डूब जाएगी। तो ऐसी नाव में मत बैठिए जहाँ पे छेद है, ऐसी कंपनी में निवेश मत करिए जहाँ पे मैनेजर रिलायबल नहीं है, जो आपके साथ चोरी कर सकता है। सब्जेक्ट टू दैट कि मैनेजमेंट क्वालिटी पे फोकस रखना है। हमें लगता है कुछ सेक्टर आने वाले समय में मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। चाइना +1, यूरोप +1 की वजह से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नॉट ओनली लोकल डिमांड बट ग्लोबल डिमांड का भी असर दिख रहा है। यह कंपनीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की रिवाइवल को भी देख रही है। कुल मिला के इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर की रिवाइवल के ऊपर खेल सके, वह अगले साल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो नीलेश, अब ये बताएं कि ये जो सेक्टर्स का आपने जिक्र किया है, इसमें से अगर किसी को बहुत ही सेफ प्ले करना है, तो नए साल में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेकर लेकिन सेफ निवेश कर सकते हैं? सेफ्टी की डेफिनेशन ये रखिएगा कि डाउनसाइड कम है और अपसाइड ज़्यादा है। डाउनसाइड ज़ीरो है ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसी कोई मार्केट नहीं है। हमें लगता है कि अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज, अगर आप
इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग में देखें, कंजम्पशन में देखें, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देखें, तो वहाँ पे आपको अपसाइड ज़्यादा है, डाउनसाइड कम है। लेकिन इसके लिए आप एक साल का व्यू लेके निवेश मत करना। एक साल में हो सकता है अपसाइड डाउनसाइड रेशो बिगड़ जाए। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं, कम से कम 5 साल का व्यू लेके निवेश करिए। चलिए नीलेश जी, यहाँ पे सेक्टर्स और थीम की तो बात हो गई है, लेकिन अब थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी जानना होगा। क्या नया हाई लगाना जारी रह सकता है, क्या कहेंगे आप? शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ पे जाएगा ये कहना मुश्किल है। ग्लोबली बहुत सारी घटनाएं हो सकती है जो हमारी मार्केट में रुकावट पैदा कर सकती है। रशिया ने अगर यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर ऑप्शन यूज़ कर लिया, यूएस फेड ने ब्याज की दरें बहुत बढ़ा दी बिकॉज महंगाई काबू में नहीं आ रही है। ओपेक ने कार्टेलाइजेशन करके ऑयल के दाम 3 डिजिट में पहुंचा दिए। ऐसे समय में हमारी मार्केट में नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है, और इसीलिए मैंने कहा कि आप एक साल की अवधि के लेके निवेश मत करिए। इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बाई ऑन डिप्स काम करेगा, और ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे 5 साल का व्यू लेके निवेश करिए तो आपके लिए पैसा बनेगा। चलिए, यहाँ पर कैपेक्स साइकिल के बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्योंकि कैपेक्स साइकिल के रिवाइवल की बात साफ तौर से की तो जा रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें तो इस तिमाही में थोड़ा सा दबाव में रहा है। अब अगले साल को लेकर अगर मैं यही नज़रिया आपसे समझना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से नॉट विथस्टैंडिंग सितंबर 22 क्वार्टर में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी डी ग्रो हुई है, या आईआईपी नंबर अक्टूबर के जो डी ग्रो हुए हैं, उसके बावजूद हमें लगता है कि कैपेक्स साइकिल रिवाइवल होगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत सारे क्षेत्र में 70-75% के ऊपर है। बहुत सारी कंपनीज की बैलेंस शीट डी लिवरेज हो चुकी है, उनके पास अब एक्सेस कैश फ्लो हो रहा है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बैंकिंग सिस्टम नया क्रेडिट, नया ऋण देने के लिए रेडी है। तो ये तीनों चीज़ मिला के प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स को रिवाइव कर सकती है। नीलेश जी, ये बताएं कि फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर आपका नज़रिया क्या है, और अगर मैं नए साल में एफपीआईज का रुझान समझना चाहूँ तो आपको किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरे हिसाब से पिछले अगर 1-1.5 साल में देखें तो एफपीआई की सेलिंग की वजह से काफ़ी बैंकिंग स्टॉक नीचे आ गए थे। क्रेडिट ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में था, उस वजह से मार्जिन के ऊपर थोड़ी इम्पैक्ट थी, और एनपीए लेवल्स कम हो रहे थे बट फिर भी काफ़ी हाई थे। ये सारी चीज़ें अगर मिला के देखें तो अब तक पलट चुका है। क्रेडिट ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट में आ गया है। एनपीए लेवल्स सिंड्रेला टाइम पे पहुंच गए हैं कि पार्टी टाइम चल रहा है। इतने कम एनपीए शायद ही किसी ने देखे थे, और वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल हो गए थे। अब वैल्यूएशंस काफ़ी चीप लेवल से रीजनेबल हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर देखें कि बैंकिंग क्षेत्र में पिछले 1-1.5 साल जैसा परफॉर्मेंस आने वाले 1-1.5 साल में शायद नहीं आएगा। बैंकिंग क्षेत्र अच्छा करेगा, बट बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स उतना रिटर्न शायद डिलीवर नहीं करेंगे जितना पिछले 1-1.5 साल में आया था। तो नीलेश जी, कहीं ना कहीं अगर अब सेंटिमेंट्स के लिहाज से मैं पूछना चाहूँ तो रूरल सेंटिमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह की एक टर्न अराउंड स्टोरी ये बनती हुई जा रही है, और जिस तरह से हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि डिमांड में पिकअप हो रहा है, ये अगले साल तक कितना चल पाएगा? रूरल क्षेत्र में खरीफ सीजन का जो टोटल प्रोडक्शन था वो पिछले साल से कम आया, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ सकती है। महंगाई की दूसरी इम्पैक्ट आ रही थी, और कुल मिला के अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में लिस्टेड एफएमसीजी कंपनी का वॉल्यूम डी ग्रो हुआ था। उसमें लार्ज कंट्रीब्यूशन रूरल इकोनॉमी से था। अब रबी सीजन अच्छी निकलेगी ऐसे आसार है। वाटर रिजर्वियर लेवल 10 साल की एवरेज से 25% ज़्यादा है। सेकंड
सरकार ने रूरल इकोनॉमी पे खर्चा भी काफ़ी किया है। मनरेगा से लेके प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके बहुत सारी स्कीम्स रूरल इकोनॉमी में पैसा लगा रही है। तीसरा, रूरल इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। ट्रैक्टर सेल्स एक इंडिकेटर है कि मोटा मोटा हर फार्मर आज एक ट्रैक्टर खरीद के बैठ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के रूरल इकोनॉमी की कंजम्पशन को बॉटम करके पॉजिटिव टेरिटरी में लेके आएंगे। ऑलराइट, तो अगर हम कंजम्पशन की बात करें नीलेश जी, तो वो अभी भी हमने रूरल एरिया में पिकअप होती हुई नहीं देखी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी बात का संकेत है कि आपको थोड़ा सा सचेत रह लेना चाहिए या किसी भी तरह की दिक्कतें, कठिनाई ना। हमारे चैलेंजेस काफ़ी हद तक ग्लोबल है। रशिया यूक्रेन सिचुएशन, ओपेक का ऑयल कार्टेलाइजेशन, यूएस फेड की ब्याज की दरें और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की मुहिम। बट उसके साथ साथ हमारी कुछ डोमेस्टिक कंसर्न्स भी हैं। ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन ज़्यादा चल रही है, हमारी अफोर्डेबिलिटी की रेंज के बाहर। महंगाई का दर अब मतलब 6% के नीचे आया है, बट उसे 4% के आसपास लेके जाना है। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बैकफुट पे है, उसे फ्रंट फुट पे लाना है। और बॉटम ऑफ द पिरामिड का कंजम्पशन जो नेगेटिव था उसे पॉजिटिव करना है। ग्लोबल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट अगर ये 3-4 चिंक इन दी आर्मर को करेक्ट कर ले तो हमारी इकोनॉमी और सुदृढ़ हो जाएगी। नीलेश जी, एक सवाल आपसे ये पूछना है, हमारे जो घरेलू रिटेल निवेशक है उन्होंने 2022 में देखिए अपना निवेश जो है वो एसआईपी के जरिए जारी रखा है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि जो रिकॉर्ड लेवल्स हम देख रहे हैं एसआईपी निवेश में, कहीं वो स्लो डाउन के चक्कर में कम ना हो जाए। क्या आपको ऐसी कोई आशंका दिखाई दे रही है, कोई संभावना? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो अब हमारे पास है। कंपनीज का कर्जा बहुत कम हो चुका है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्री कोविड लेवल के ऊपर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्री कोविड लेवल से 25% ज़्यादा है और बैंक कर्जा देने के लिए तैयार है। अब हमें एक माहौल ऐसा करना है ईज़ ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट का कि हर एंटरप्रेन्योर यहाँ पे निवेश करना चाहे। इसके लिए सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना है। कुछ तरीके से इसे हम सानंद मॉडल कह सकते हैं। आपको पता है कुछ समय पहले टाटा मोटर्स अपनी नानो गाड़ी बनाने के लिए फैक्ट्री की जगह ढूंढ रहा था और उन्हें सानंद में 18 महीनों में हमने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का और नानो का प्रोडक्शन चालू करने का मौका दिया। जब चाइना में टेस्ला ने 12 महीनों में अपनी कार की फैक्ट्री चालू कर दी, वो ग्लोबल हेडलाइन बन गई। टाटा की नानो फैक्ट्री 18 महीने में चालू हो गई, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। तो हमने जो एनवायरनमेंट खड़ा किया कि नानो की फैक्ट्री 18 महीने में चालू हो जाए, वही पूरे देश में सानंद मॉडल को हमें इम्प्लीमेंट करना है। बजट में फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र को पुश करने के लिए जैसे एक जनधन योजना थी जिसके तहत हर भारतीय के पास एक बैंक अकाउंट हो गया, वैसे हमें जन निवेश योजना करनी चाहिए। जो भारत का सेविंग्स है वो भारतीय एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर सके, उसके लिए हमें कैपिटल मार्केट को डेवलप करना है। आज हमारी इकोनॉमी में काफ़ी पैसा रियल एस्टेट और गोल्ड में लग जाता है। भारत में 1 ग्राम सोना भी माइन नहीं होता। हम तकरीबन साल का 30-35 बिलियन डॉलर सोने की आयात में लगा देते हैं। अगर वही 30-35 बिलियन डॉलर हम म्यूचुअल फंड्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा दे तो उतना भारत का ग्रोथ बढ़ जाएगा, उतना हमें भारतीय एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो इस बजट में कोशिश यही रहे कि भारत की सेविंग्स भारत के उद्योगपतियों को सपोर्ट करने में काम आ जाए। नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इतने आपने इत्मीनान से, विस्तार से जो पूरा आउटलुक है 2023 का उसको समझाया और निवेशकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।